हेलो एवरीवन, मैं हूँ राफिया। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। हम बात करते हैं साउथ एशिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ के बारे में। साउथ एशियन रीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बाउंडेड है, जैसे कि इसके नॉर्थ में हिमालयाज़ है, साउथ में इंडियन ओशियन है और अरेबियन सी इसके वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल इसके ईस्ट में है। अब बात कर लेते हैं साउथ एशिया के कुछ नेशन मेंबर्स के बारे में। तो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। साउथ एशिया रीजन जो है वो जोग्राफिकली तो डाइवर्स है ही, साथ में वो इंटरनली डाइवर्स भी है, जैसे कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी। यहाँ सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अपने अलग अलग कल्चर हैं। अब बात कर लेते हैं साउथ एशियन रीजन के डेमोक्रेसी के बारे में। तो जो ये रीजन है ये इसका पॉलिटिकल सिस्टम डाइवर्स हो, लेकिन इस रीजन में डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। बात कर लेते हैं इंडिया की। तो इंडिया जो है इसने मेंटेन कर रखा है डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर आज तक। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने 1958 से लेकर आज तक बहुत सारे मिलिट्री रूल झेले हैं। और इसके बाद बांग्लादेश ने पहले मिलिट्री रूल को झेला है और अब 1991 से लेकर आज तक यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल कर रही है। नेपाल में मोनार्की ख़त्म होने के बाद 2008 से नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। अब बात कर लेते हैं भूटान की। भूटान 2008 से भूटान कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना और साथ ही में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। मालदीव्स ने 2005 से मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया। पाकिस्तान पॉलिटिकल ऑसिलेशन। फर्स्ट मिलिट्री रूल जनरल अयूब खान, सेकंड मिलिट्री रूल जनरल याह्या खान 1971 क्राइसिस के टाइम पर ये रूल कर रहे थे। फिर आता है फर्स्ट सिविलियन रूल जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने 1971 से लेकर 1977 तक रूल किया। फिर आते हैं जनरल ज़ियाउल हक, जो 1977 के मार्शल लॉ के टाइम मौजूद थे। फिर आते हैं बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ, 1988 से लेकर 1999 तक सिविलियन रूल रहा। फिर आते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ, 1999 से लेकर 2008 तक। फिर इसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, आज तक पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल कर रही है। फिर हम बात करते हैं बांग्लादेश डेमोक्रेटिक रिक्लेम्ड, यानी बांग्लादेश डेमोक्रेटिक जर्नी। थोड़ा सा हम बांग्लादेश के हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। पहले 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था। ये ईस्ट पाकिस्तान था। वेस्ट वालों ने इनके ऊपर इकोनॉमिक एक्सपोलिएशन किया और इनके ऊपर उर्दू को फोर्स करना शुरू कर दिया। ईस्ट पीपल को बंगाली लैंग्वेज बोलने से मना कर दिया और उनके ऊपर अपनी लैंग्वेज को फोर्स किया है। इसके चलते ईस्ट जो बांग्लादेश के लोग हैं, उन्होंने बांग्लादेश यानी एक सेपरेट स्टेट की मांग करनी शुरू कर दी और अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। वहाँ बहुत से कॉन्फ्लिक्ट हुए। फाइनली 1971 में शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग जीत गई, जो कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी। अब बांग्लादेश फॉर्म हो गया और इसके बाद 1975 में टेम्परेरी शिफ्ट हुआ, यानी ट्रांजिशन हुआ, शिफ्ट टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सारी अपोजिशन पार्टीज़ को बैन कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पर मिलिट्री रूल आ गया। 1975 से लेकर 1990 तक इस पीरियड में जनरल ज़ियाउर रहमान और जनरल एच.एम. इरशाद ने रूल किया। फिर 1991 से लेकर अब तक बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। नेपाल फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक। नेपाल पहले से ही एक हिंदू किंगडम रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रही है। ये तो ठीक है, पर यहाँ पर एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट भी था, यानी कि तीन जगह के लोग आपस में लड़ रहे थे। पहले थे मोनार्की मिलिट्री फोर्स, जो राजा की मिलिट्री फोर्स थी वो। सेकंड थी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ और थर्ड थे माओइस्ट गोरिल्लाज। फिर ये कन्फ्लिक्ट बहुत दिन तक चला और 2006 में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट अपराइजिंग होता है और
2008 में नेपाल रिपब्लिक हो गया। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में एक एथनिक कन्फ्लिक्ट हो रहा था 1983 से लेकर 2009 तक। श्रीलंका में दो ग्रुप थे, सिन्हालाज और तमिल्स। सिन्हालाज वो हैं जो वहाँ के ओरिजिनली सिटीजन्स हैं, और तमिल्स वो हैं जो जिनके एंसेस्टर इंडिया से श्रीलंका गए हैं, और कुछ तमिल्स ऐसे हैं जिनके नेटिव्स यानी उनके ही एंसेस्टर्स ने इस जगह पर आकर रहना शुरू किया था। तो तमिल्स ने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड रखी और कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इसके तहत इंडिया ने इंटरवेंशन किया और IPKF मतलब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा, और 1987 से लेकर 1990 तक वो फोर्स वहाँ रही, और फिर इसके बाद वो इंडिया वापस आ गई। अब इसके बाद और तमिल्स के श्रीलंका के लोग ज़्यादा नाराज़ हुए कि दूसरी कंट्री ने हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर किया, और फाइनली सिविल वॉर एंड हो गई। 2009 में सिविल वॉर एंड हुई थी। अब बात करते हैं कन्फ्लिक्ट कैटेगरी, साउथ एशियन रीजन रिलेशंस और जोग्राफिकल चैलेंजेस एंड कोऑपरेशन। इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट। इंडिया पाकिस्तान की सबसे पहली वॉर 1947 से लेकर 48 में हुई, सेकंड हुई 1965 से लेकर 1971 में, और कुछ टेरिटोरियल इश्यूज़ भी हुए। सर क्रीक बॉर्डर रॉ और रन ऑफ कुछ मैरीटाइम बॉर्डर ऑनगोइंग डिस्प्यूट। न्यू चैलेंजेस स्ट्रैटेजिक एंड रीजनल स्ट्रैटेजी सिक्योरिटी, जैसे कि सियाचिन न्यूक्लियर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड श्रीलंका तमिल माइनॉरिटी। इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, शिमला एग्रीमेंट 1972, पीस initiatives and confidence building measures. India and other neighbors, India and Bangladesh, disagreement, differences over the sharing of Ganga and Brahmaputra river water. Illegal immigration यानी जो इंडिया में बांग्लादेश में जब कन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो वहाँ से कुछ लोग इंडिया आ गए थे, तो ये है इलीगल इमिग्रेशन। बॉर्डर इश्यूज़, कॉपरेशन है बांग्लादेश और इंडिया में। ट्रेड, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स इन 2015। इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस की बात करते हैं। ओपन डोर एंड फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी कि दोनों कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स हैं बिना वीज़ा और बिना पासपोर्ट के एक दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। कोऑपरेशन इन ट्रेड, हाइड्रो पावर एंड वाटर रिसोर्सेज, ओकेजनली डिस्प्यूट ओवर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इशू। इंडिया एंड नेपाल एक यूनिक और फ्रेंडली बॉन्ड शेयर करते हैं। इंडिया श्रीलंका रिलेशन, इशू रिलेटेड टू तमिल पॉपुलेशन। श्रीलंका में तमिल माइनॉरिटी पास्ट में हुआ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो कन्फ्लिक्ट हुआ, तमिल ने डिमांड की थी कि सेपरेट तमिल एलम चाहिए। इंडिया हमेशा कंसर्न करता है तमिल की सेफ्टी और राइट्स के लिए। इंडिया ने साइन किया है इंडो श्रीलंका अकॉर्डिंग इन 1987, और इंडिया ने अपनी फोर्स भी भेजी थी IPKF पीस बनाए रखने के लिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है श्रीलंका और इंडिया के बीच। इम्पोर्टेंट इम्प्रूव रिलेशंस, इंडिया और श्रीलंका ने साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA इन 1998। इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन, स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, टूरिज्म, डेवलपमेंट। इंडिया सपोर्ट इन 1988। इन नवंबर 1988 एक मशीनरीज़ का जो ग्रुप था वो टेक ओवर करना चाहता था मालदीव्स के ऊपर, तो मालदीव्स ने इंडिया से रिक्वेस्ट की फॉर हेल्प कि इंडिया, और जल्द ही इंडिया ने रिस्पॉन्स किया और अपनी एयरफोर्स वहाँ पर भेजी। इंडिया और मालदीव्स आपस में फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं। इंडिया और भूटान रिलेशन फ्रेंडली रिलेशंस रखते हैं इंडिया और भूटान भी। कोऑपरेशन इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट।
इंडिया एंड भूटान स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के। इंडिया भूटान की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बाय करता है फॉर ग्रोइंग इकोनॉमी, पीस एंड रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये इस्टेब्लिश हुआ 1985 में। और एक और है साफ्ता, यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साइन इन 2004 एंड ये कम हुआ, मतलब कि ये इफ़ेक्ट में आया 1 जनवरी 2008 में। अब बात करते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यानी बाहर की कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस इस रीजन में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि यूएसए और चाइना। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।